गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम अपने चैप्टर की फोर्थ वीडियो जिसमें हम कुछ नई रिएक्शंस के बारे में सीखेंगे। और आज हमारे पास रिएक्शन है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस रिएक्शन के लिए हमें एक एक्टिविटी गिवन है 1.9। टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। Take 2 test tube marked A and B. In each test tube, take about 10 ml copper sulfate solution. हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर 3 लोहे की कीलें ली हैं और तीनों को हमने साफ़ किया है सैंड पेपर से। और उसके बाद हमने यहाँ पर 2 टेस्ट ट्यूब ली हैं A और B, और दोनों में हमने 10 ml कॉपर सल्फेट डाल दिया है अलग अलग से। टाई 2 आयरन नेल विद ए थ्रेड एंड इमर्स देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब बी फॉर अबाउट 20 मिनट्स। कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपैरिजन। देखिए यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पर अरेंजमेंट गिवन है। ये फिगर में आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया कि एक धागे से हमने 2 किलो को बांध दिया, और जो हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब थी और जिसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था उसमें डाल दिया। और हमने क्या किया कि हम स्टार्टिंग में हमारे पास 3 कीलें थी, तो जो अब 1 कील बच गई है हमने उसको बाहर ही रख दिया। बस यहाँ पर 2 कीलों को ही डाला गया। हम क्या करेंगे, तीसरी कील का इन 2 कीलों के साथ उसका कंपैरिजन करेंगे, इसलिए उसको बाहर रखा गया है। आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यानी 20 मिनट के बाद हम इन जो ये कॉपर नेल डाली हुई हैं हम इनको निकाल लेंगे। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। आपको याद रहे कि जो ये टेस्ट ट्यूब है ये हमारे पास बी वाली है, और ए टेस्ट ट्यूब हमने बाहर ही छोड़ी हुई है अलग से, और एक कील को हमने बाहर अलग से रखा हुआ है। तो अब ये पूछता है कि जो ए और बी हमारे पास टेस्ट ट्यूब थी, दोनों में हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। आगे है फिर आल्सो कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल्स डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद वन केप्ट असाइड। यानी हमने क्या किया है, दोनों टेस्ट ट्यूब का आपस में कंपैरिजन करेंगे, और साथ में जो ये 2 कीलें हमने इसमें रखी थी सॉल्यूशन के अंदर, इन कीलों का और जो बाहर रखी हुई कील है उसके साथ भी कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। आप देख पाएंगे यहाँ पर कि जो हमने यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब ए रखी थी अलग से, और जो ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है जो कि क्या है, वाइट कलर की हो गई है, ये बी वाली टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमने क्या किया था, जो कील थी दोनों को जिसमें बांध कर हमने डाला था, ये वो टेस्ट ट्यूब है बी वाली। तो देखिए यहाँ पर जो ये कलर है, ब्लू कलर है, ये बी में फेड हो गया है, यानी बी टेस्ट ट्यूब में कलर फीका हो गया है। और आप देखेंगे ये है हमारे पास कील का कंपैरिजन, यानी जो ये फर्स्ट वाली कील है ये हमने बाहर रखी थी, ये बाहर रखी हुई थी जो हम जिस पे हम जूम कर रहे हैं, और ये जो ये कील है ये वो कील है जो हमने क्या किया था, जिसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला गया था, और वो सॉल्यूशन हमारे पास टेस्ट ट्यूब बी में था। तो अब देखिए यहाँ पर भी दोनों कीलों में काफ़ी चेंज है, और यहाँ पर देखिए दोनों सॉल्यूशन हैं कॉपर सल्फेट के। एक में जो हमने कील डुबोई थी वो ये है, और ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब ए और बी के सॉल्यूशन है। दोनों के कलर में काफ़ी डिफरेंस है। तो हम यहाँ पर सीधी सी बात मान सकते हैं कि कोई ना कोई यहाँ पर एक केमिकल चेंज हुआ है, और उससे क्या होता है, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होती है। तो हम यहाँ पर मान सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है
Why does the iron nail become brownish in color and the blue color of copper sulfate solution fades? अब ये पूछता है कि जो कील का कलर है, जो हमने कील डुबोई थी, उसका कलर ब्राउनिश क्यों हो गया है, और जो ये हमारे पास सॉल्यूशन है बी के अंदर, बी ट्यूब में सॉल्यूशन है, कि ये फेड क्यों हो गया है। अब इसके ये क्वेश्चन इसने पूछे हैं, तो इसके लिए हम एक रिएक्शन लिखेंगे, जो रिएक्शन यहाँ पर हुई है। देखिए यहाँ पर Fe सॉलिड है, मतलब कि ये हमारी दो कीले हैं। कॉपर सल्फेट जो हमने टेस्ट ट्यूब में डाला था ये है, और इसके पीछे देखिए फेरस के पीछे एस लगा हुआ है, क्योंकि जो कीले हैं वो हमारी सॉलिड फॉर्म में हैं, और कॉपर सल्फेट है जो हमारे पास क्या था, लिक्विड फॉर्म में था, यानी एक्वस सॉल्यूशन था। और उसके बाद यहाँ पर एरो लगाया गया है, और ये रिएक्शन आगे हुई है। जो हमारे पास प्रोडक्ट बने हैं वो है फेरस सल्फेट और कॉपर। देखिए जो फेरस सल्फेट है वो एक्वस है, मतलब कि एक सॉल्यूशन है, और कॉपर यहाँ पर सॉलिड है। तो आगे पढ़ते हैं इसके अंदर। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही हमने कील को डाला तो जो ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है इसका कलर फेड हो गया। इस कील ने क्या किया, इस कील ने इस सॉल्यूशन में से कॉपर को हटा दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। आगे लिखा इसमें दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए यहाँ ध्यान से एक बार, यहाँ पर फेरस है प्लस में कॉपर सल्फेट है। देखिए फिर क्या किया, यहाँ पर फेरस ने क्या किया, कॉपर को सल्फेट से हटा दिया। फेरस ने यहाँ पर कॉपर को सल्फेट से हटा दिया, और यहाँ सल्फेट के साथ ये खुद जुड़ गया, और कॉपर को क्या कर दिया, अलग निकाल दिया। यानी जहाँ पर कोई भी एलिमेंट डिस्प्लेस होता है, हट जाता है, वो होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए ये जो कॉपर है, जो कॉपर सॉलिड है, अब ये कहाँ पे गया, ये हमारा जो ये कील है जिसके ऊपर आप देख रहे हैं कि ये परत इसके ऊपर चढ़ी हुई है, ये कॉपर की परत है। आई बात समझ में आपको कि यहाँ पर क्या किया है, फेरस ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, उसको बाहर निकाल दिया, यानी उसको सल्फेट से अलग कर दिया। तो इस तरह के रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर लिखा है अदर एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। यहाँ पर देखिए 1.25 रिएक्शन में जिंक है प्लस में कॉपर सल्फेट है, लेकिन यहाँ पर जिंक ने क्या किया, कॉपर को हटा दिया और सल्फेट के साथ ये खुद अटैच हो गया। और आगे देखिए यहाँ पर लेड और यहाँ पर क्यूप्रिक क्लोराइड है, और देखिए यहाँ पर क्यूप्रिक क्लोराइड के बाद यहाँ पर जो रिएक्शन हुई है लेड क्लोराइड से अटैच हो गया, और यहाँ पर कॉपर फिर अलग से हो गया। इस तरह की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ नीचे, जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होगी, जब दो एलिमेंट में से एक उनमें से क्या होगा, उससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पर जो जिंक है वो कॉपर से अधिक रिएक्टिव है, तो उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ पर देखिए लेड फिर कॉपर से क्या है, अधिक रिएक्टिव है, तो उसने लेड ने कॉपर से क्लोराइड को अलग कर दिया। और वैसे ही इस केस में हम मान सकते हैं कि जो हमारे पास ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो क्या करेगा, दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। अब देखिए ऊपर यहाँ पर हमने देखा कि एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास दो एलिमेंट क्या होंगे, डिस्प्लेस होंगे। तो चलिए इसके लिए एक्टिविटी 1.10 को रीड आउट करते हैं। देखिए इसमें टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब, इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन।
हम क्या लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट को लेंगे 3 ml में, और दूसरी टेस्ट ट्यूब होगी हमारे पास, उसमें हम 3 ml बेरियम क्लोराइड लेंगे। मिक्स द 2 सॉल्यूशंस, हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में मिक्स करेंगे और देखते हैं इसमें क्या होता है। हमने यहाँ पर क्या किया, टेस्ट ट्यूब में जो सॉल्यूशन थे उनको हमने मिक्स कर लिया। तो आप ऐसा फिगर में देख पा रहे होंगे। तो इसको रीड करते हैं। यू विल ऑब्जर्व दैट ए वाइट सब्सटेंस विच इज इनसोल्यूबल इन वाटर इज फॉर्म्ड। जैसे ही हम इसमें सोडियम सल्फेट को डालेंगे, जैसे इस फिगर में गिवन है, जैसे ही हम सोडियम सल्फेट को इसमें डालेंगे तो नीचे यहाँ पर देखिए, नीचे यहाँ पर इनसोल्यूबल पार्टिकल बन जाते हैं, जो कि हमारे पास किसके बनेंगे, वो बनेंगे बेरियम सल्फेट के। आप ध्यान रखें कि ये पार्टिकल हमारे पास क्या है, इनसोल्यूबल पार्टिकल बनेंगे और ये बनेंगे बेरियम सल्फेट के। तो चलिए इसको आगे पढ़ते हैं। दिस इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट। यहाँ से डेफिनेशन बनती है प्रेसिपिटेट की। द इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट। ये प्रेसिपिटेट किसके बनेंगे, हमारे पास बेरियम सल्फेट के बनेंगे। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसी कोई भी रिएक्शन हो जिसमें क्या होता है, जिसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं, वो हमारी प्रेसिपिटेट रिएक्शन है। तो जो नीचे रिएक्शन है ये हमारे पास एक तो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो कैसे है वो आपको बताएंगे। दूसरी बात यहाँ पर ये रिएक्शन एग्जाम्पल किसका है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब देखिए यहाँ पर इसका नाम डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों रखा गया है। आप इस रिएक्शन ध्यान से देखिए यहाँ पर सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है रिएक्टेंट साइड में, और उसकी जो हमारी राइट हैंड साइड है, जो कि हमारी क्या होती है, साइड प्रोडक्ट की होती है। यहाँ पर देखिए बेरियम सल्फेट है जिसके प्रेसिपिटेट बने हैं, और हमारे पास क्या है, NaCl है, सोडियम क्लोराइड है। देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में रिएक्टेंट साइड में देखिए यहाँ पर सोडियम सल्फेट है, यानी Na2SO4, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में देखिए बेरियम सल्फेट है। मतलब कि यहाँ पर दोनों का क्या हो गया है, इंटरचेंज हो गया है। वो कैसे, आगे देखिए आप, यहाँ पर बेरियम क्लोराइड है और यहाँ पर देखिए सोडियम क्लोराइड है, यानी कि यहाँ पर दोनों एलिमेंट क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। तो इसका नाम इसलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका नाम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रखा गया है। और ये रिएक्शन आपको याद रखनी पड़ेगी, और जितनी भी हमने यहाँ पर टाइप ऑफ रिएक्शन किए हैं उनके क्वेश्चन बनते हैं सीधे उनके नाम से, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, और साथ में आप इनके एक एक एग्जाम्पल याद रखेंगे जो भी आपको अच्छा लगे। आगे इसमें फिर व्हाट कॉजेज दिस, द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फेट एंड बेरियम। ये रिएक्शन क्यों होती है, क्योंकि इसमें सल्फेट के जो आयन हैं और बेरियम के जो आयन हैं उनके कारण होती है। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सोडियम क्लोराइड विच रिमेन इन द सॉल्यूशन। Such reaction in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reactions। यहाँ पर इसकी एक डेफिनेशन है वो आपको याद रखनी पड़ेगी, कि जहाँ पर आयन का एक्सचेंज होता है रिएक्टेंट्स के बीच में, ऐसी रिएक्शन आप क्या करेंगे, इस रिएक्शन को लिखकर और इसमें जो रिएक्शन है इसको लिखकर उसके बाद डेफिनेशन लिखेंगे कि such reactions in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction। यहाँ पर क्या हो रहा है, आयन का एक्सचेंज हो रहा है, और आयन यहाँ पर कौन से हैं, बेरियम और सल्फेट के जो आयन आपस में क्या कर रहे हैं, वो इंटरचेंज कर रहे हैं।
तो हमारे पास यहाँ पर देखिए रिकॉल एक्टिविटी 1.2 जो हमने एक्टिविटी की थी 1.2। तो अब ये पूछता है वेयर यू हैव मिक्स द सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। तो यहाँ पर कुछ इसके रिजल्ट्स हैं जिनको हम पहले कर चुके हैं। ये हमारे पास एक्टिविटी 1.2 है। इसमें क्या होगा, जो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड है दोनों हमारे पास क्या होंगे, कलरलेस होंगे, जिनका कोई कलर नहीं होता। और आपस में जब रिएक्शन करेंगे तो वहाँ पर क्या बनेंगे, लेड आयोडीन के येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे। और ये इसमें इसकी रिएक्शन है जो आप देख पा रहे हैं। और इसकी प्रेसिपिटेट हमारे इस प्रकार के बनेंगे, येलो प्रेसिपिटेट, जिनको आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए लेसन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए एक्टिविटी 1.11 गिवन है। तो देखिए इसमें क्या होता है, हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। हमने क्या किया, यहाँ पर इसके लिए अरेंजमेंट गिवन है फिगर 1.10 में कि हमने चाइना डिश में हमने 1 ग्राम कॉपर पाउडर को लिया है। तो इसको हम बर्नर के हेल्प से गर्म कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। देखिए इसमें क्या होगा, जब इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पर केमिकल चेंज होगा। केमिकल चेंज क्यों होगा, क्योंकि ये जो इसके नीचे आग जल रही है और इससे क्या हुआ, कॉपर गर्म हुआ है। तो यहाँ पर हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, ऑक्सीजन है। तो उसके बाद जो ये कॉपर होता है ये थोड़ा से काले रंग का हो जाता है। ये काले रंग का क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। अब ये पूछता है कि जो कॉपर है ये काले रंग का क्यों हुआ है। तो इसका आंसर यहीं पे गिवन है, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडिड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। देखिए इक्वेशन 1.28 में हमने क्या किया, कॉपर को हीट किया। हीट यहाँ पर एरो के ऊपर लिखा हुआ है और यहाँ पर प्लस में क्या हो गया, जलते टाइम ऑक्सीजन का एडिशन हो गया और यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, क्यूप्रिक ऑक्साइड बन गया। अब चलते हैं आगे। इसमें लिखा है इफ हाइड्रोजन गैस is passed over this heated material copper oxide, the black coating on the surface turns brown as the reverse reaction take place and copper is obtained। लेकिन जैसे ही हमारे पास जो ये ब्लैक कॉपर है इसके ऊपर से हम अगर हीट करके इसके ऊपर से हम हाइड्रोजन गैस को पास कर देते हैं, तो जो शेप इसकी स्टार्टिंग टाइम में थी वो शेप जो इसका कलर स्टार्टिंग टाइम में था वो कलर इसका वैसे का वैसा बन जाता है। और यहाँ पर देखिए साथ में क्या होता है, फिर पानी बनता है। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है जिसको आप गौर से सुनेंगे। इफ़ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। अगर कोई सब्सटेंस है वो क्या करता है, ऑक्सीजन का गेन करता है, मतलब कि ऑक्सीजन उससे जुड़ती है, तो उसको बोलते हैं, उस सब्सटेंस को बोलेंगे कि वह सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। आप देखिए यहाँ पर कॉपर को ऑक्सीजन मिल रही है और यहाँ पर देखिए क्या बन गया, वो क्यूप्रिक ऑक्साइड बन गया है। तो ये जो कॉपर है ये इसका क्या हो गया, यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज हो गया है। अब चलिए आगे। इफ ए सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है रिएक्शन के दौरान, तो उसको बोलते हैं हम कि वह सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो गया है। जैसे कि ये जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन है 1.29, इसमें देखिए हमारे पास कॉपर ऑक्साइड था और हमने क्या किया, इसमें हाइड्रोजन को एडअप कर दिया और हमने मिला क्या, यहाँ पर प्योर कॉपर मिल गया। तो ऊपर वाला एग्जाम्पल हमारा क्या है, जहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है, और नीचे वाला क्या है हमारा, जहाँ पर कॉपर में रिडक्शन हुआ है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन 1.29 द कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड बीइंग रिड्यूस्ड। इसको हम पढ़ चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड बीइंग ऑक्सीडाइज्ड।
अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन ने क्या कर लिया है, ऑक्सीजन को ले लिया है, कॉपर ने ऑक्सीजन को छोड़ दिया है। तो यहाँ पर देखिए जो हाइड्रोजन है उसका क्या हो गया, यहाँ पर वो हाइड्रोजन वहाँ पे क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया। In other words, one reactant gets oxidized while the other gets reduced during a reaction. Such reactions are called oxidation reduction reactions or redox reaction. ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, एक सब्सटेंस से ऑक्सीजन हटती है और दूसरे सब्सटेंस पर ऑक्सीजन एडअप हो जाती है, मतलब कि वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का एडअप होता है। रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन का माइनस होता है। ऐसी रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। जैसे हमारे पास 1.30 रिएक्शन है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉपर का रिडक्शन हो रहा है क्योंकि कॉपर से ऑक्सीजन हट रही है, और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन में ऑक्सीजन एडअप हो रही है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। जहाँ पर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल और हैं जहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन या मतलब कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन और व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, और उनके हम एग्जाम्पल लिखेंगे और एक एक एग्जाम्पल हम उनके याद रखेंगे। अब चलते हैं आगे। इन रिएक्शन कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड। ये रिएक्शन कौन सी हमारे पास 1.31 है, जिंक वाली जो ऊपर है ये इनमें से रिएक्शन है हमारी। और आगे बढ़ते हैं इसको। कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO एंड जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू जिंक। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रही है और कार्बन से यहाँ पर कार्बन को यहाँ पर ऑक्सीजन मिल रही है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, कार्बन का हुआ है, और रिडक्शन किसका हुआ है, जिंक का हुआ है। आगे फिर इन रिएक्शन 1.32 HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2 वेयर MnO2 इज रिड्यूस्ड टू MnCl2। आप इसमें भी देखेंगे कि जो ऑक्सीजन है जो किससे है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड से जुड़ी हुई है, और यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में वो इससे हट जाती है, तो यहाँ पर इसका रिडक्शन हुआ है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर 4HCl है और यहाँ पर क्या हो गया है, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन अटैच हो गई है, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये भी एग्जाम्पल किसका है, हमारे पास एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब देखिए यहाँ से डेफिनेशन बनती है। From the above examples, we can say that if a substance gains oxygen or loses hydrogen during a reaction, it is oxidized। यानी कि कोई सब्सटेंस जो क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है और या फिर हाइड्रोजन को लूज कर देता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। ये जो डेफिनेशन हमारी पेपर में आएगी वो यहाँ से लिखनी है। जो पीछे डेफिनेशन थी वो हमारे लिए समझने के लिए थी। अब चलते हैं आगे। इफ ए सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज रिड्यूस्ड। अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है जो क्या करता है, ऑक्सीजन को लूज करता है और हाइड्रोजन का गेन करता है, उसको बोलते हैं कि सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो गया है। और यहीं पे डेफिनेशन, जो डेफिनेशन हमने यहाँ पर रीड की है, यहीं से डेफिनेशन बनेगी ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की। जो यहाँ पर डेफिनेशन हुई है ऑक्सीडाइज्ड की, वही डेफिनेशन हमारी सेम ऑक्सीडेशन के लिए है। और जहाँ पे ये लिखा है इट इज रिड्यूस्ड, तो ये डेफिनेशन है, ये हमारी डेफिनेशन होती है रिडक्शन की। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। और यहाँ पर देखिए एक एक्टिविटी 1.1 गिवन है। तो यहाँ पर आप पीछे पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो वहाँ पर क्या होता है, उसका सीधी सी बात है, उसका वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन हमारी एडअप हो रही है। तो आज हमने यहाँ पर डिस्कस किया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेट रिएक्शन, और हमारे प्रेसिपिटेट क्या होते हैं
ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, तो सब चीज़ें हमने यहाँ पर रीड की हैं। और कल हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और जो भी चैप्टर हमने यहाँ पर रीड किया है आप उसको एक बार घर अपने उसको पढ़ेंगे अच्छे से और उसमें सीखने की कोशिश करेंगे कि जो हमने आज रीड किया है उसमें हमने क्या सीखा है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। हाँ, एक बात और है, जो भी बच्चा वीडियो देखता है और जिसको समझ में आता है वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखेंगे, जिससे मैं समझ जाऊंगा कि ये जो विद्यार्थी है ये वीडियो देखता है और इसको समझ में आ रहा है।